दोस्तों, इन शर्मी मौसम फकर में खुश हमदलीन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस या अफरीदी साहब खुलकर मैदान में आ गए हैं। किसी किस्म का कोई ओला नहीं है, किसी किस्म का कोई जो है ना वो हिजाब, कोई पर्दा, कोई दीद, कोई लिहाज बाकी रह गया। पाइन वो आ गए हैं मैदान अमल में और वो आए हैं इस मर्तबा आईने पाकिस्तान का परचम थामकर, आईने पाकिस्तान का परचम थामकर खुल खुला के मैदान अमल में आ गए हैं और उनकी तरफ से चैलेंज करने के अमल का भी आगाज हो गया है उन तमाम लोगों को जो ईमानदारी का परचम जो है वो थाम के मैदान में है। इसका मतलब ये है कि ये एक लाइन, ये एक डिस्टिंक्शन तय हो चुकी है कि लाइन के इस तरफ कौन है और लाइन के उस तरफ कौन है। वो कौन है जिसने दस्तूर पाकिस्तान का परचम थामा है और वो कौन है जिसने ईमानदारी का परचम थामा है। और ये है इनफैक्ट एक असल मखमसा पाकिस्तानी रियासत का, जहां पर इस वक्त ईमानदारी का परचम आइन के परचम को ओवरलैप करने की कोशिश की जा रही है। और इसके लिए अब मेरा यह ख्याल है कि फैसला कुन युद्ध का ना सिर्फ आगाज हो रहा है बल्कि आइनदारों की तरफ से इस बात को मुस्तहकम किया जा रहा है कि जनाब आइन पाकिस्तान का सबसे मुकद्दम दस्तावेज है। आइन के तहत हर एक को हुकूक हासिल है, आइन ने ही हर एक इदारे के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। और सबसे बढ़कर ये कि दस्तूर पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा अलमबरदार है वो है पाकिस्तान की पार्लियामान, और पाकिस्तान की पार्लियामेंट ही वो वाहिद इदारा है जिसको कानून साजी का इख्तियार हासिल है। पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान ही वो वाहिद इदारा है जिसको दस्तूर पाकिस्तान में तरमीम का हक हासिल है। आईने पाकिस्तान के तहत ये इख्तियार पाकिस्तान की अवाम ने सिर्फ अपने मुंतखब नुमाइंदों को इस्तेमाल करने के लिए दिया है पार्लियामेंट के जरिए, और पार्लियामेंट के अलावा किसी और इदारे के पास, किसी और शख्सियत के पास इस बात का कोई इख्तियार नहीं है कि वो हथौड़ा मारे और जनाब अपनी मर्जी का कानून बना ले। इस बात की जनाब अब कोई इजाजत नहीं दी जाएगी और इसके आगे लग गया है फुल स्टॉप। और इस हवाले से एक आखिरी कोशिश की जा रही है आइनदारों को जनाब उनके आइन के दायरों में रहते हुए ईमानदारों को भी आइन के दायरों में खींचने के लिए, क्योंकि अगर ये कोशिश नाकाम हो गई, अगर आइनदारों की तरफ से ईमानदारों को आइन के ताबे करने की कोशिश नाकाम हो गई तो फिर ये पाकिस्तान की रियासत के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि उसके बाद दस्तूर पाकिस्तान की बात करने वाला कोई नहीं होगा। क्यों? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये भी है कि मैंने किस बिना पर इस बात का जिक्र किया है कि जनाब अब आइनदार आइन का परचम लेकर मैदान अमल में आ गए हैं और ये आखिरी लड़ाई है जो अब लड़ी जा रही है और इस सूरत हाल पर बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान जो कुछ हुआ वो मेरे और आपके सामने है। जिस तरीके से आईने पाकिस्तान पर हथौड़ा ग्रुप जिसने आइन के चक्कर के अंदर ईमानदारी का परचम थामा हुआ है, उसके जरिए जिस तरीके से दस्तूर पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की गई, खुली धमकियां दी गई, इस बात का इजहार किया गया कि पाए ना होते तुसी आ गए साड़ी दाढ़ थले, अब जनाब आपका जो है हम जो चीखे हैं वो हम निकलवाएंगे। ये इस बात की तरफ वाज़े इशारा था कि जनाब अब 26वीं आईनी तरमीम बुनियादी तौर पर जो खटक रही थी इमरान खान को भी और ईमानदारों को भी, वो असल निशाना है और उसके जरिए अपनी खिफत को मिटाना है। इसके अंदर कोई दो राय नहीं। 26वीं तरमीम निशाना है, हकीकत में अपनी खिफत मिटाना है और इसके लिए शाहजी का कंधा इस्तेमाल किया जा रहा है या खाजी खुद जो है अपनी जो नातमाम ख्वाहिशात हैं उसके चक्कर में मैदान में आ गए। ये तो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि अगर 26वीं तरमीम ना होती तो उसके बाद जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब नहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस होना था, और चूंकि इस वक्त वो चीफ जस्टिस नहीं है लिहाजा सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट 26वीं तरमीम के हवाले से ना कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को है ना जस्टिस या अफरीदी को है। इस वक्त सबसे बड़ा इंटरेस्ट है इस हवाले से जनाब मंसूर अली शाह साहब को, और मंसूर अली शाह साहब भी बार बार 26वीं तरमीम 26वीं तरमीम 26वीं तरमीम का विर्द कर रहे हैं। और 26वीं तरमीम का कीड़ा जितनी जोर से मंसूर अली शाह साहब को काट रहा है इसके अलावा किसी को नहीं काट रहा। अब होता गया एक खास ड्रामे को स्टेज किया जाता है, मन मर्जी के वकील के जरिए जनाब कुछ चीजों को पॉइंट आउट कराया जाता है, उसको पिच किया जाता है, क्योंकि गलती से एक मुकदमा जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में चलना चाहिए था वो आ जाता है रेगुलर बेंच के अंदर। और चूंकि मुकदमे की फाइल के ऊपर जो रिसर्चर्स बैठे होते हैं मुख्तलिफ जजेस के साथ जो अटैच होते हैं, वो रिसर्चर्स उस केस फाइल को देखकर अपनी रिसर्च जज साहब को साथ शेयर करते हैं और जज साहब को ये बताया जाता है कि जनाब
आईनी नुकता आ गया जे भाइन ऐसे हुण कम पा दो, और फिर उसके बाद जनाब एक पूरे सीन को क्रिएट किया जाता है। जो वकील है वो उसने नेचुरली इस बात का इजहार करना था कि जनाब ये मुकदमा आप नहीं सुन सकते क्योंकि ये आपकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे जाएगा क्योंकि इसके अंदर आईनी नुकता उठाया गया है। और इसी चक्कर के अंदर दूसरे बंदे से पूछा जाता है जो मुखालिफ फरीक का वकील था जनाब सलाउद्दीन साहब कि जनाब आपकी क्या राय है। उसने तो यही कहना है कि भाइन तुहाडे हाथे जा गया जो थोड़ा तो मारो अगलियां दे सिर थे और दस्तूर पाकिस्तान की कमर पर, और ऐसे ही किया जाता है। फिर उसके बाद एक पूरे सीन को एक से ज्यादा मर्तबा क्रिएट किया जाता है, और हद तो ये है कि कल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का बाज़ाब्ता तौर पर रुकन, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का फाउंडर मेंबर और 26वीं तरमीम का सबसे बड़ा नाकद और वकला को 26वीं तरमीम के हवाले से उसके खिलाफ खड़ा करने की कोशिश करने वाला, 26वीं तरमीम के खिलाफ कन्वेंशंस, वकला कन्वेंशंस मुनक्कद करके 26वीं तरमीम के खिलाफ करारदादों को पास करने वाले वकील जनाब हामिद खान साहब को अदालती मावन मुकर्रर किया जाता है। अब अदालती मावन बुनियादी तौर पर ऐसी शख्सियात को जो है वो मुकर्रर किया जाता है जो इम्पार्शल हो, और वो इम्पार्शियलिटी की बुनियाद पर अदालत को की मुआवनत कर सके कि जनाब ये आईनी नुक्ता आपकी जुरिस्डिक्शन में आता है या नहीं आता, या इस आईनी नुक्ते की तशरी ये हो सकती है या ये नहीं हो सकती। अब एक ऐसा बंदा जनाब जो फाउंडर मेंबर हो पीटीआई का, जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ तहरीक का सबसे बड़ा जनाब वो लीडर हो, उसको कहें जनाब तू आ 26वीं तरमीम के आगे साड़ी मुआवनत कर, तो उसने खे मुआवनत करनी है। उसने तो जनाब कहना कि तुसी बड़े बादशाह साईं अल्लाह भला करे जनाब है चुप कर रख दो 26वीं आईनी तरमीम को, चीड़ फाड़ के रख दें, कट कूटे लगा दें, और जनाब अगले दिन आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उठाएं। कौन माइकल लाल है जनाब जो आपको इस हल्फ को नहीं रोक सकता। दूसरा मुआवन मुकर्रर किया किसको, मुनीर मलिक को। अब मुनीर मलिक साहब यकीनी तौर पर एक अच्छे वकील हैं, लेकिन वो भी 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से सिंध के अंदर जनाब कन्वेंशन मुनक्कद कर चुके हैं। वो भी 26वीं तरमीम के सबसे बड़े जो हैं वो मुखालिफ हैं, और इन दो बेहतरीन मुखालिफिन को जनाब मुआवनत के लिए मुकर्रर किया गया। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि 26वीं तरमीम निशाना है, 26वीं तरमीम को उड़ाना है, इससे बढ़कर तो कोई और बात नहीं हो सकती। दूसरी जानिब आइंदार हैं, आइंदार बार बार इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब इंज ना करो, ये एक गलती हो गई है रजिस्ट्रार ऑफिस से, और उस गलती की बुनियाद पर ये जो केस है ये आपकी अदालत में लग गया है, और इसीलिए ये एक पूरे चीज को क्रिएट करके इस मामले को आइन और कानून के दायरे कार से इसको सॉल्व करने की कोशिश की गई कि जनाब ये गलती है, इस पर भरम भी रह जाए, अदालतों का भी भरम रह जाए, अदालती अमले का भी भरम रह जाए, और ये मामला खामोशी के साथ दोबारा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में चला जाता है। लेकिन जानबूझकर इसके ऊपर फस को क्रिएट किया गया। कल भी ऐसे ही होता है। इस मुकदमे की समाअत के दौरान बराह रास्त दो शख्सियात को खत लिखा जाता है। एक जनाब अमीनुद्दीन खान साहब को खत लिखा जाता है, दूसरा जनाब याही अफरीदी साहब को खत लिखा जाता है, और उस खत के अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात की जाती है और कहा जाता है कि जनाब ये तो वादी नजर में कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट है। इसका मतलब यह है कि दो जज साहिबान जिनको मुखातब किया गया है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उनके खिलाफ लगनी है, लेकिन वहां से फिर रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया जाता है, सब्र का मुजाहरा किया जाता है, और सब्र का मुजाहरा करते हुए अगली कार्रवाई की जाती है। और उस अगली कार्रवाई के अंदर जो एडिशनल रजिस्ट्रार थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनको ओहदे से फारग करके ओएसडी बना दिया जाता है। और इनफैक्ट इस काम का बुनियादी मकसद भी शाहजी के गुस्से को ठंडा करना था कि शाहजी ताड़ा गुस्सा तुसी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करना चाहते थे, कर लिया है, अब वापस आ जाते हैं, और इस गलती को दूर करते हुए मामले को 27 जनवरी को फिक्स कर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इसका फैसला कर लेता है। लेकिन इसके बाद वजूद भी कि जनाब ये जो खत है इलामिया है जो जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इसका अक्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये एक तवील लेटर है और इसके अंदर पूरे सीन को 16 जनवरी से लेकर आज तक की तारीख के अंदर हर एक मामले को तफसील के साथ जिक्र किया गया है और बताया गया है कि कहां कहां पर कौन सी गलती हुई है और उस गलती के अजाले के लिए कौन कौन से इकदाम किए गए हैं। और उसके बाद इस बात को भी तस्लीम किया गया है कि अगर ये गलती है, लेकिन ये एक ऐसी गलती है जिसने अदालत के अंदर जो दरार थी उसको और ज्यादा गहरा कर दिया है, तकसीम को और ज्यादा गहरा कर दिया है, लिहाजा हम
اپنے جو ایڈیشنل رجسٹرار ہیں نظر عباس صاحب ان کو ان کے عہدے سے فارغ کرتے ہیں، ان کو ان کے عہدے سے ہٹاتے ہیں، ان کو او ایس ڈی بنایا جاتا ہے اور ان کو تا حکم ثانی رجسٹرار آفس کو رپورٹ کرنے کی ہدایت بھی کی جاتی ہے۔ سپریم کورٹ کے اس اعلامیے کے مطابق یہ جو ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل تھے نظر عباس، یہ سنگین غلطی کا مرتکب ہوئے ہیں اور ان کی وجہ سے ہی ایک آئینی بینچ کا مقدمہ ریگولر بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر ہوا ہے اور اس غلطی کے لیے ان کو سزاوار ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آج جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی نے ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی سماعت کی، تاہم ان کی بیماری کی رخصت کے باعث رجسٹرار سپریم کورٹ عدالت میں پیش ہوئے، غلطی کا اعتراف کیا اور یقین دہانی کرائی کہ معزز بینچ کے سامنے مقدمات ڈی لسٹ کرنے میں کوئی بددیانتی شامل نہیں تھی۔ البتہ اس کے اوپر جو دوسرا امپورٹنٹ ریمارکس ہے وہ خود شاہ جی کے تھے اور شاہ جی نے ان ریمارکس کے اندر اپنے اس بات کا ذکر کیا۔ میں کچھ ریمارکس آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ معاملہ کس طریقے سے آگے بڑھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے کمیٹی چلتے ہوئے کیسز واپس لے تو عدلیہ کی آزادی تو ختم ہو کے رہ جائے گی۔ جہاں محسوس ہوا ہو فیصلہ حکومت کے خلاف ہو سکتا ہے تو کیس ہی بینچ سے واپس لے لیا، یہ کیس آپ سے رہ گیا اور ہمارے سامنے آ گیا، اب ہم نے ہی اس کیس کا فیصلہ کرنا ہے۔ ہمارے کیس سننے سے کم از کم آئینی ترمیم کا مقدمہ تو مقرر ہوا۔ جسٹس عقیل عباسی، پہلے تو شور ڈلا ہوا تھا کہ ترمیم کا مقدمہ مقرر نہیں ہو رہا تھا، پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو مقدمہ واپس لینے کا اختیار کہاں سے آیا؟ کمیٹی کیسز مقرر کر سکتی ہے تو واپس بھی لے سکتی ہے رجسٹرار سپریم کورٹ۔ یہ تو اب ہم اس کیس میں بتائیں گے کہ کون کیا کر سکتا ہے۔ تو یہ تو سیدھی سیدھی دھمکی ہے نا جناب، اس کے اندر تو کوئی اولا نہیں ہے کہ یہ دھمکی اب براہ راست دی گئی ہے کہ ہم اب اس معاملے کو دیکھیں گے کہ کہاں پہ جانا ہے۔ اور یقینی طور پر اگر آپ آرٹیکل 191 جس کا اس خط کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے رجسٹرار آفس کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ 191A کے حوالے سے بھی جو بھی مقدمات ہوں گے یا جن مقدمات میں آرٹیکل 191A کا معاملہ درپیش ہوگا وہ بھی کانسٹیٹیوشنل بینچ کے پاس جائیں گے۔ انہوں نے اپنی یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں اسے جورسپروڈنس وہ اس پر اسٹیبلش کر دی ہے۔ البتہ جس طریقے سے میں نے آپ سے کہا کہ یہ معاملہ اتنی جلدی نہ رکنے والا ہے نہ تھمنے والا ہے، یہ جو آگ اب بھڑک گئی ہے جس کے بارے میں اب باضابطہ طور پر اظہار خیال کیا جا رہا ہے کہ جناب یہ معاملہ ہم دیکھیں گے تو دوسری طرف والے بھی تو جناب چوچے نہیں ہیں نا، دوسری طرف والے بھی جو آئین کو سر بلند رکھنا چاہتے ہیں وہ بھی تو اتنے ماڑے نہیں ہیں کہ جناب کہیں گے اچھا پہن جو تہاڈا دل کرے کرو، ایسے نہیں ہوتا۔ جو بیلنس ہے وہ ہر صورت مینٹین رکھا جاتا ہے۔ اب یہ 3 رکنی بینچ مثال دیتا ہوں آپ کو کہ یہ کچھ آرڈر پاس کر دیتے ہیں، کسی طرح کا بھی آرڈر پاس کر دیتے ہیں، یہ پریکٹس اینڈ پروسیجرز کمیٹی کو فارغ کر دیں، یہ اس ایکٹ کو فارغ کر دیں جس کے تحت پریکٹس اینڈ پروسیجرز بنی ہے، یا یہ 26ویں آئینی ترمیم سے آرٹیکل 191A کے حوالے سے کوئی فیصلہ دے دیں تو ہوگا کیا؟ فوری طور پر اس پر عمل درآمد ہوگا، لیکن ساتھ ہی وہ جو کیس ہے جس کا یہ فیصلہ صادر کیا جائے گا وہ چیلنج کر دیا جائے گا۔ جیسے ہی وہ چیلنج ہوگا وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے ریفر کر دیا جائے گا اور کانسٹیٹیوشنل بینچ اس انٹرم آرڈر پر سٹے آرڈر جاری کر دے گا اور کہے گا کہ جناب جب تک ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آتی اس وقت تک ہم اس فیصلے پر عمل درآمد کو روک رہے ہیں، اور ساتھ ہی 27 جنوری سے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے فیصلے کا وہ جو سماعت ہے اس کا آغاز ہو جائے گا۔ 8 رکنی بینچ اس کی سماعت کرے گا، لیکن فیصلہ جو بھی ہو، لیکن یہ ایک عدلیہ کے اندر ایسی تقسیم کو پیدا کرے گا جس میں عمراندار اور آئیندار دونوں آمنے سامنے آ کے کھڑے ہوں گے۔ اور جس طریقے سے میں نے آپ سے کہا ہے گفتگو کے آغاز میں کہ جسٹس یحییٰ افریدی کھل کے سامنے آئے ہیں۔ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب دھیمی مزاج کے آدمی ہیں، وہ افتخار چودھری کی طرح جو ہے وہ ہر وقت بڑبڑ کرنے کے عادی نہیں ہے، وہ ٹکرز کے شوقین نہیں ہیں۔ وہ آج بھی 3310 نوکیا موبائل ہی استعمال کرنے والے ہیں جس کے اوپر جناب نہ واٹس ایپ چلتا ہے نہ یوٹیوب چلتا ہے، ان کے اوپر یہ سوشل میڈیا کا انفلوئنس ہی نہیں ہے۔ لہٰذا جو معاملات ہیں وہ اسی طرف جا رہے ہیں کہ یحییٰ افریدی صاحب آئین کے اوپر قطعی طور پر اس میں لکھے ہوئے کوما فل سٹاپ کے اوپر بھی عمل درآمد کریں گے، اور وہ کسی بھی صورت اپنے ماضی کے دوست کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہوں گے۔ ریٹن آن دی وال ہے، دیوار پہ لکھا ہوا، اس میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں رہنا چاہیے۔ کوئی لڑنا چاہتا ہے تو جناب گھوڑا ہوتا ہے، گھوڑے کا میدان آجو، میدان سے دیکھ لینے ہیں کیڑا زیادہ تگڑا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہی وہ پیغام ہے
جو دیا گیا ہے اس وارننگ کے ساتھ یا اس پیغام کے ساتھ کہ جناب ابھی بھی وقت ہے، واپس آ جائیں، آئین کے دائرے میں آ جائیں، عمرانداری چھوڑیں۔ وہ سیاستدانوں کا کام ہے کہ جناب انہوں نے سیاست کس طریقے سے کرنی ہے، ہمارا کام ہے آئین پر پیرا دینا، اور آئین مل کر آئین پر پیرا دیتے ہیں۔ یہ پیغام ہے، اگر کوئی سمجھے تو اس کے لیے اس میں بہتری ہے، اگر کوئی نہ سمجھے تو پائن ہودا اور رستہ تو ساڈا اے رستہ۔ اس کے علاوہ تو اب کسی کے پاس اور کوئی چارہ کار ہی باقی نہیں رہا۔ اپنے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔